द एक्सप्रेस स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आइए हम लोग आज साइंस क्लास 10th का साइंस मॉडल सेट 5 लास्ट मॉडल सेट है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 4 तक के सभी मॉडल सेट का सॉल्यूशन देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो वीडियो को आप लोग सबसे पहले उसको देखिए। आइए हम लोग मॉडल सेट 5 का लास्ट है, इसको हम लोग देखते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो हो सके लंबा हो सके तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि मैं पूरा डिटेल के साथ बताता हूँ, इसलिए वीडियो लंबा हो सकता है। चलिए आइए, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि क्लास 10th है, साइंस है और 1.5 घंटा समय इसमें सब में जिस तरह से इंट्रोडक्शन दे दिया गया है, निर्देश आपका आप यहाँ देख सकते हैं कि कुल 40 प्रश्न है। कुल आपको सही जवाब पर आपको 40 अंक मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म का है, तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और आप लोग इस चैनल पर भी बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म का है। सेकंड टर्म का आएगा मॉडल से, सेकंड टर्म का भी आप लोग को सोल्यूशन करवाया जाएगा और एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट होगा सारे अपडेट आप लोग को दिया जाएगा। तो आइए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है तो कैसे गमन करती है? वो तो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा पर गमन करती है। देखिए परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण और केवल उत्तल दर्पण पर, सभी परावर्तक पृष्ठों पर। तो ये नियम सभी परावर्तक पृष्ठ जितने भी होते हैं सभी पर ये नियम लागू होते हैं। आगे देखिए, किसी गोल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो किसी गोल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या से क्या होती है? आधी होती है। जैसे f बराबर क्या होता है? r/2, तो ये क्या होता है? आधी होती है, तो ये हो जाएगा आधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो आपका यहाँ दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी r = दिया हुआ है, तो फोकस दूरी क्या होगा? उसका आधी होगी। तो ये आपका 20 है तो ये आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा फोकस दूरी। तो देखिए, जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो याद रखिएगा, वो C पर अगर रखता है तो C पर ही बनता है। चलिए, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? वास्तविक तथा उल्टा होता है, वास्तविक तथा उल्टा। तो यहाँ पर आभासी दिया है, ये तो होगा नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा? वास्तविक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कि वाहनों के पथ दृश्य के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? पथ दृश्य के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये आपका सभी सेट में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दोनों लेंस क्या होगा? तो ये आपका दोनों ही अवतल लेंस होगा, दोनों ही अवतल लेंस ही होगा, क्योंकि दोनों में आपका फोकस दूरी क्या बोला है? माइनस होता है। तो आप यहाँ याद कीजिए कि अवतल दर्पण में तो फोकस दूरी माइनस में होता ही है। उसके बाद लेंस अगर देखा जाए तो लेंस जो है, तो इसमें अगर ये उत्तल लेंस है, इसमें क्या होता है कि इसका फोकस दूरी दाहिने तरफ हो जाता है, तो दाहिने तरफ फोकस दूरी अगर होगा तो प्लस में हो जाता है। इसीलिए अवतल लेंस जो होता है, इसका अवतल लेंस का ये जो होता है इधर फोकस बनता है, जिसके कारण से इसका माइनस होगा। तो ये दोनों अवतल होगा, क्योंकि माइनस दिया हुआ इसीलिए ये क्या होगा? दोनों अवतल होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या है कि किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी F में क्या संबंध है? तो P बराबर होता है 1/f, उसकी उल्टी होती है, विपरीत होता है, तो 1/f होगा। लेंस का आवर्धन का व्यंजक क्या होगा? लेंस का आवर्धन, लेंस पूछा है तो याद रखिएगा, दर्पण अगर रहता तो दर्पण में माइनस होता है, लेकिन लेंस में माइनस नहीं होता है, तो ये हो जाएगा D नंबर, m = v/u। अगर यही आपका दर्पण रहता तो फिर माइनस हो जाता उसमें। देखिए आगे देखिए 12वां नंबर, कि सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए कि सुस्पष्ट दर्शन के लिए अल्पतम दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। ये हर मॉडल सेट पे रिपीट किया गया है। आगे देखिए, यानी इस रिपीट कर रहा है, इसका मतलब समझ जाइए कि क्या इंपॉर्टेंट है। नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वह वास्तविक तथा उल्टा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। मनुष्य का जो नेत्र होता है उसमें वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह आपस में आदान प्रदान होते हैं? तो वह द्विविस्थापन होता है। जब दोनों जगह से आदान प्रदान होता है उसको हम लोग द्विविस्थापन कहते हैं। यहाँ पर तब लिख दिया है कि दो अलग अलग स्थान पर, तो इसलिए उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
अगला है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? तो किस नियम के आधार पर किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि उपचयन में होता है, तो उपचयन में हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं सभी मॉडल सेट में, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। अब देखिए इसमें लिखा है हाइड्रोजन की वृद्धि, लेकिन इसमें देखिए उपचयन में दो चीज़ होता है। उपचयन जब होता है तो उस समय उसमें दो कंडीशन होता है, ऑक्सीजन में वृद्धि होती है और हाइड्रोजन में ह्रास होती है, यानी हाइड्रोजन की कमी होती है। तो लेकिन इसमें क्या लिखा है? हाइड्रोजन की वृद्धि, इसलिए ये गलत होगा। ऑक्सीजन की कमी थी, ये भी गलत होगा। और यहाँ लिखा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों में वृद्धि, ये भी गलत है, क्योंकि दोनों वृद्धि नहीं होता है, सिर्फ उसमें ऑक्सीजन वृद्धि होता है और हाइड्रोजन में कमी होता है, उपचयन जब होता है उस समय। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। आगे देखिए 17 नंबर, पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, तो एक्स का नाम क्या है? तो वो कैल्शियम ऑक्साइड है, उसका सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग बिना बुझा हुआ चुना भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो धातु के ऑक्साइड जो प्रकृति होता है, धातु के ऑक्साइड जैसे MgO, ये क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका ये होता है क्षारीय होता है, क्षारीय की प्रकृति का होता है। नीचे दिया हुआ है कि दिया गया चित्र दर्शाता है, ये जो चित्र दिया गया उसमें क्या दर्शाता है? दिया गया चित्र आपको क्या दर्शाता है? तो आप जो देख सकते हैं कि ये चेतावनी दिया है। किस चीज़ का चेतावनी दिया है? तो अम्ल के डिब्बों पर ये चेतावनी दी लिखा रहता है कि जल की बर्बादी को रोकें नहीं, सांद्र अम्ल वाले बोतल में लगे चेतावनी, ये चीज़ होगा। यानी सांद्र अम्ल का जो बोतल होता है उसमें चेतावनी दिया जाता है कि आप हाथ इस तरह के कभी अम्ल को न लें हाथ में, इस चीज़ को वो दर्शाया जाता है। आगे देखिए कि क्षारक जल में घुलकर कौन आयन प्रदान करता है? क्षारक जल में घुलकर कौन आयन प्रदान करता है? तो क्षारक जब जल में घुलता है तो OH- आयन प्रदान करता है क्षारक, और अम्ल H+। तो यहाँ क्या पूछा है? क्षारक, तो क्या हो जाएगा? OH- हो जाएगा। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निर्माण करती है? तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोर क्षार प्रक्रिया में प्रक्रम से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। उसमें क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा, स्पर्श उस साबुन की तरह है तथा प्राकृतिक संरक्षण, वह पदार्थ क्या होगा? फिर से पढ़ते हैं कि एक पदार्थ है जो अम्ल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा है, स्पर्श में साबुन की तरह है और प्राकृतिक संक्षारक है, वह पदार्थ क्या होगा? तो याद रखिएगा कि स्वाद में कड़वा किस में होता है? क्षारक में होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो लवण भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अम्ल भी नहीं होगा, ये अब ये क्षार होगा कि क्षारक होगा? तो अब ध्यान से फिर से देखिए, यहाँ लिखा है क्या? जल में घुलनशील है, लेकिन अगर जल में कोई अगर घुलनशील होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये क्षार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस pH मान वाले वर्षा अम्लीय वर्षा होते हैं? तो जब 5.6 से कम अगर वर्षा जल होता है तो वह pH, जिस वर्षा जल का मान 5.6 से अगर कम होता है तो उसको हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो यहाँ 5.6 से कौन कम है? तो आपका 5 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तिल्ली ले जाया जाए तो गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, तो वह कौन सा गैस है? तो हाइड्रोजन गैस जो होता है वह फट फट की ध्वनि के साथ जलता है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस फट फट की ध्वनि के साथ वो जलता है। रासायनिक अभिक्रिया में होता है अवस्था परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन, गैस उत्सर्जन, उपरोक्त सभी क्रियाएँ होती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो सभी क्रियाएँ ये सब होती है। आगे देखिए, मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो वह छोटी आंत में होता है, याद रखिएगा कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है वो क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। और फिर से यदि रिटर्न आता है उसको हम लोग शिरा कहते हैं। इधर से जब ले जाता है, हृदय से जब ले जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? धमनी। और जब उधर से रिटर्न आता है तो उसको हम लोग शिरा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? धमनी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनने में कौन सा मदद करता है? तो ये प्लेटलेट्स, ये जो होता है इसके द्वारा ही कोई पर अगर हम लोग कट जाते हैं तो खून को थक्का बनाता है। अगर खून का अगर थक्का नहीं बनेगा, अगर जिसका कमी हो जाएगा, प्लेटलेट्स का अगर कमी हो जाएगा जिसका, तो उसका अगर कहीं हल्का से भी अगर कट जाने से कभी खून बंद नहीं होगा। खून नहीं बंद होगा तो उसका मृत्यु भी हो सकता है। इसलिए प्लेटलेट्स क्या करता है, उसका खून को थक्का बना देता है, जिसके कारण से क्या होता है, खून बाहर नहीं निकल पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पादप के वायु भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है? इसमें देखा जाए तो आपको मिला जुला के ये एक चीज़ कह रहा है कि अगर इसमें जो पेड़ पौधा जो होता है वाष्प को जो बाहर करता है उसको क्या कहते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। देखिए इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन को लिख दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन चलिए, बोला कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादक क्या है? तो मुख्य उत्पादन क्या करता है? ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। आगे देखिए कि अमाशय आंतरिक स्तर पर अम्ल से रक्षा करके किसके द्वारा करता है? तो किसके द्वारा करता है? तो याद रखिएगा श्लेष्मा के द्वारा करता है। किसके द्वारा? श्लेष्मा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है? तो याद रखिएगा क्षुद्रांत जो होता है शाकाहारी जो भी अगर जीव जंतु होता है तो उसका जो होता है अमाशय जो होता है, क्षुद्रांत जो होता है सबसे लंबी होती है। तो ये तो सर्वाहारी, ये तो सभी मार देगा। कुत्ता मांसाहारी, ये भी नहीं होगा। शेर, ये भी मांसाहारी है। तो आपका शाकाहारी कौन है? गाय। तो इसका सबसे लंबा क्षुद्रांत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो इसमें क्या होता है, अमीबा में विखंडन होता है और वह टूट करके अलग अलग संतति का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां नंबर, देखिए इसमें क्या होगा कि पर्तन, कलम रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधि है? तो ये आपका है कायिक परिवर्धन के अंतर्गत आता है। क्या होगा? कायिक परिवर्धन के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप मादा जनन अंग है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? अंडाशय। क्या हो जाएगा? अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरण रोग है? तो देखिए लैंगिक संचरण रोग जो है आपका ये जो है कैंसर, तो ये तो नहीं होगा, कैंसर भी नहीं है। टाइफाइड, ये भी लैंगिक नहीं है। ये कोरोना, देखिए कोरोना भी दे दिया है, ये पूरा प्रचलित है जिसके कारण से आपको कोरोना भी दे दिया। पहले तो कोरोना का नाम भी नहीं आदमी जानता था, पर अभी कोरोना इतना प्रचलित हो गया है कि अब कोरोना भी दे दिया गया है। तो आपका ये तो तीनों होगा नहीं, तो आपका ये आंसर जो होगा, तो आंसर आपका क्या होगा? आपका एक गोनेरिया होगा। क्या होगा? गोनेरिया, ये चीज़ हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है कि शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है? याद रखिएगा शुक्राणु वृषण में उत्पन्न होता है। कहाँ पर होता है? वृषण में। वृषण, देखिए वृषण भी थोड़ा सा गलत लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 39 नंबर दिया है इसमें कि तापीय विद्युत संयंत्र में डैश उष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो सही है कि उसमें ऊष्मा प्राप्त करते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं? विद्युत में बदल देते हैं। उष्मीय ऊर्जा को क्या करते हैं? उष्मीय ऊर्जा को किस में ट्रांसफर कर देते हैं? विद्युत ऊर्जा में कर देते हैं। किस में? विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। चलिए ये तो गतिज ऊर्जा ये भी नहीं होगा, रासायनिक ऊर्जा ये भी नहीं होगा, लामिक ये भी नहीं होगा। चलिए आगे जाए, गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गोबर गैस को जैव गैस के नाम से भी जाना जाता है। गोबर गैस को हम लोग जैव गैस के भी नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से आपका 5वां सेट जो है, 5 सेट टोटल आपका जो था, तो 5 सेट आप लोग का ख़त्म हो चुका। टोटल 5 सेट का मैं पूरा साइंस का सेट का पूरा कंप्लीट कर दिए। तो आप लोग अगर नहीं देखें तो फर्स्ट लेकर के 5 जो है 5वां नंबर जो सेट है सभी सेट को देख लीजिए। साइंस मैथ जितने भी है सभी आपका वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से आपका साइंस का मॉडल सेट सॉल्यूशन समाप्त होता है। और इस चैनल को आप लोग बने रहिए, इसमें जितने भी मॉडल सेट आएंगे आने वाले
हैं तो उसको भी सॉल्यूशन करवाया जाएगा और एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी हैं सभी का अपडेट दिया जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए और अगर अच्छा लगे तो एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।